तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ओरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 289 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। सॉरी फॉर द लेट एपिसोड, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, पूरे दिन बिजली कटी हुई थी और अभी शाम में आई थी, जिसको चलो एपिसोड पे आते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग उस इकलौते बंदे से फाइट कर रहा था, वहीं पे चार बाहर से मुंह ताक रहे होते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हम इस डोमेन को भेद कर अंदर कैसे जाए, क्योंकि उनके पास इतनी पावर्स होती नहीं कि लू फेंग के उस मिस्ट को तोड़कर अंदर अपने एक साथी को बचा सके। अब दूर से अपना डेकिंग भी लू फेंग की बातों को सुन रहा होता है और वो भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। मतलब कि डेकिंग जो कि अब ये सोच रहा था कि वो मारा जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन लू फेंग के शब्दों से उसके अंदर भी एक्साइटमेंट आ जाती है और वहां पर वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। वो भी डिक्लेयर करता है कि तुमने सही कहा, हम लोग ओरिजिन वर्ल्ड के फॉर्मिडेबल बेइंग्स में से एक हैं। आखिरकार हम कब से एनिमीज बनाने से कतराने लगे, हमें कभी ऐसा डर ही नहीं लगता है। अब जैसे डी किंग भी ये बात कहता है, यार बंदों की फट पड़ती है। जितने भी चार पावरफुल फिगर्स होते हैं गिफिंग की, उन्हें भी थोड़ी सी अनईज फील होने लगती है, उनका दिल भी थोड़ा सा बैठ जाता है, क्योंकि उन्हें पता था जितने भी ओरिजिन वर्ल्ड के पावरफुल बेइंग्स हैं वो काफी ज्यादा कॉशियस होते हैं, काफी ज्यादा सावधानी बरता कर देखते हैं ताकि वो अपने पास एक स्टेबल कल्टीवेशन एनवायरनमेंट को पा सके। लेकिन अगर जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो हमें पता है कि ये सब किस मोड़ तक ले जाते हैं, ये उसमें लड़ाई से कभी भी पीछे नहीं हटते। वो कहता कि आओ लड़ना है तो आओ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ें, क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट वाले बंदे तो अभी मरेंगे नहीं, वो अपने क्लोन्स को बार बार भेजते रहेंगे। लेकिन ये मिड वर्ल्ड्स वाले वो तो एक बार खत्म तो खत्म, उनके साइड वेज अपने ओरिजिन वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट के बंदों के पास आ जाएगी। देखो, ओरिजिन कॉन्टिनेंट वालों के पास थोड़े मोड़े ट्रेजर्स होते हैं जो कि खत्म हो जाए तो उतना भी नहीं है, वो कभी थोड़े टाइम में रिकवर कर सकते हैं, लेकिन एक बार कोई मारा गया तो वो वापस थोड़े ना आ जाएगा। यहाँ पर रिजरेक्शन जैसे टेक्निक भी नहीं काम करते, क्योंकि बंदों की पावर्स और लेवल्स इतनी ऊपर जा चुकी होती कि उनको रिजरेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। हो सकता कि ओवरलॉर्ड्स में ऐसी कोई पावर्स हो, क्योंकि वो पूरे स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके पास इतनी एबिलिटीज होती है, वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स पूरे ओमनीवर्स पर राज करते हैं। उसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन्हीं चारों बंदों में से, जिनमें से एक बंदा कहता है कि पहले तो हमें लगा था कि हम इन दो मिड स्टेज गॉड एम्प्रेस को बड़ी आसानी से मार देंगे, लेकिन मुझे आगे लगा कि यार हम लोग इससे फाइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तो पीछे हटना चाहते थे। लेकिन वो बंदा कुमो, अब जिसको कि लू फेंग ने ट्रैप कर रखा है, उसका नाम कुमो होता है, लेकिन उस कुमो ने कहा कि चलो हम उससे बैटल करते हैं, वो अपने इस एस्पेक्ट में थोड़ा ना तेज होगा, लेकिन क्या ही कर सके, कुमो अभी उस एंडलेस मिस्ट के अंदर फंस चुका है और हमारे पास कोई भी रास्ते नहीं कि हम उसको बचा भी सके। और जो फोर पावरफुल फिगर्स होते हैं वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुके होते हैं, वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि यार हमें करना क्या चाहिए, हमारा एक बंदा अंदर मारा जा रहा है, हम लोग उसको बचा भी नहीं पा रहे होते हैं। अब ये सभी चीजें हो रही होती कि उसी वक्त वहां पे कुमो की आवाज आती है, जो कि उन सबसे टेलीपैथी में मैसेज करते हुए कहता है कि जल्दी करो, मेरी मदद करो, वो मुझे रिफाइन कर रहा है और मैं ज्यादा देर तक होल्ड ऑन नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे रिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि लू फेंग उसको धीरे धीरे करके गला रहा है और उसको मारता जा रहा है, उसके बॉडी को डिसइंटीग्रेट करता जा रहा है। ये नहीं कि लू फेंग किसी डेमोनिक पार्ट को चलकर उसके बॉडी को ही अपने अंदर समा रहा है, जिसके साथ हमें पता चलता कि उसकी जो 20% बॉडी होती है वो ऑलरेडी रिफाइंड की जा चुकी होती है। अब ये देखकर वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो उससे कहते हैं कि मर्सी मांगो, मतलब भीख मांगो अपने जान की, उससे नेगोशिएट करो, चाहे कुछ भी हो उससे यहाँ पे बात करो। और वो अपने चारों बंदों से भी कहता है कि यार मुझे कैसे भी करके बचा लो। अब यहाँ पे कोलमैन वो बंदा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, वो चारों बंदे भी उसकी मदद नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन उसी के साथ वहां पे वो कुमो कहता कि अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम सबको 10-10 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल ऑफर करूंगा। अब जैसे वो चार पावरफुल फिगर्स ये बात सुनते कि इनको बचाने पे उसे 10 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल सबको मिलेंगे, तो बंदों की पूरी तरह से हैरान हो जाता कि यार 10 मिलियन ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट होता है उन लुटेरों के लिए। अब यहाँ पे उनको ये चीज तो पता चल चुकी थी कि यार उनका 20% बॉडी खत्म हो चुका था, इसलिए यहाँ पर उसको
पता है कि यार लू फेंग कितना ही ज्यादा पावरफुल है। अब देखो इस रिफाइन का मतलब क्या होता है और यहाँ पर एम्परर होने का मतलब क्या होता है। देखो हमें बताया जाता है कि जितने भी ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनके पास एक लाइफ कोर होती है। जैसे कि हर एक बीस्ट के अंदर एक लाइफ कोर होती है, वैसे ही ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के पास भी एक कोर ऑफ लाइफ होती है। लेकिन इसी कारण कल्टिवेटर्स की कोई भी वाइटल वीक पॉइंट्स नहीं होती हैं। उनके सोल्स को उड़ा दो, चाहे उनके बॉडीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो, वो मरने वाले नहीं है, इटर्नल बेंग होते हैं। अगर कुमो मारा भी गया तो वहां पर उसकी ब्लड उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी और वो भी वहां पर रह जाएगी। मतलब कह सकते हो कि वहां पे किसी एम्परर को मारना है तो आपके उसके कतरे कतरे को जलाना होगा, हर एक चीज को मारना होगा, वरना वो डेडपुल की तरह पूरी तरह से रीजनरेट हो जाएगा। और लू फेंग को भी ऐसा ही करना पड़ेगा, जो कि अभी आप आगे देखने वाले हो। अब यहाँ पे वो जैसे ही बोलता है कि मैं तुम्हें 10-10 मिलियन देने वाला हूँ, तो बंदे वहीं पे खड़े हो जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। अब वो सभी गिफेन के एक ही क्लैन के, एक ही चोर के भाई भाई थे, जहाँ पे उनके बीच में सिर्फ ये सब अपने गिफ्ट में, मतलब जो कल्ट होता है उसमें ग्रुप के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन उनके बीच में वो कॉमरेडशिप नहीं होती जैसे लू फेंग और डी किंग के बीच में होती। भाईचारा वाला बस साथ में है तो साथ में है, बस काम कर रहे तो काम कर रहे। उनके बीच में ये कोई मतलब नहीं था कि तुम मेरे लिए जान दे सकते हो, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। निब्बा निब्बी वाली खेल यहाँ पे नहीं होती। इसलिए उनमें से 40 बंदे होते वो इस एग्रीमेंट पे आते कि हमें चलना चाहिए, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि यार ये बंदे कितने ही ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी वहां से भाग जाते हैं और वो भागने से पहले कहते हैं कुमो हम लोग अपने मास्टर को इन्फॉर्म जरूर करेंगे और उनके पास कोई ना कोई तरीका होगा ही जिससे कि वो तुम्हें बचा लेंगे। जिसके बाद वो वहां पे मैसेज देकर भाग जाते हैं, वहां पे ग्लोइंग लाइट लेकर निकल जाते हैं। मतलब बंदों की पूरी तरह से फट पड़ी थी, वो लू फेंग की पावर से पूरी तरह से हैरान थे और वो उसके मिस्ट के डोमेन को भी तोड़ नहीं पा रहे होते हैं। अब यहाँ पे उन्हें एक चीज अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने बैटल को कंटिन्यू करा तो यहाँ पे ये शॉर्ट टाइम बहुत ही ज्यादा है लू फेंग को उस कुमो को मारने के लिए। अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता गया तो लू फेंग एक एक करके चारों को निपटा देगा। इसलिए उन सब के लिए यही बेहतर था कि भाग जाओ, हमारे पास इतना चीज नहीं है कि हम लोग अपनी जान को दांव पे लगा ले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी भाईचारे जैसी चीज होती नहीं है। यहाँ पे लू फेंग चाहता तो उन सबको रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि लू फेंग सिर्फ एक को ट्रैप की होता, अगर किसी और को ट्रैप करने की कोशिश करता हो तो कुमो को खो लेता। और यहाँ पे गॉड एम्पर की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी तो लू फेंग को उनसे फाइट भी करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स लू फेंग अभी इतना कैपेबल नहीं हुआ कि वो भागते हुए को रोक सके, भले ही एक को ट्रैप कर दिया तो वो भाग नहीं पाएगा। इसके साथ वो 2 ब्रेड्स के अंदर ही हॉरिजन के बियॉन्ड चले जाते हैं, उनकी स्पीड इतनी होती है खटाम ताता वो निकल जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने आप के क्लोन को बनाकर बाहर निकालता है। अभी भी कुमो उसी एंडलेस मिस्ट के अंदर फंसा हुआ होता है, बस लू फेंग अपने डी किंग से बात करने के लिए अपने क्लोन्स को क्रिएट किया होता है। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग अपने डी किंग के पास जाता है, जहाँ पे डी किंग भी लू फेंग के पास आकर कहता है कि वो लोग भाग चुके हैं और वो उन्हीं एनिमीज की तरफ देख रहा होता है। वो अपने लू फेंग से कहता है कि किसने सोचा था कि हम दोनों मिलकर यहाँ पे 5 का मुकाबला कर पाएंगे, जहाँ पर हम तो एक को मारने वाले भी हैं और 4 तो दुम दबाकर भाग भी गए हैं। तो लू फेंग भी कहता है कि वो सभी रेडिंग फोर्सेस थे, आखिरकार उनके पास इतना डीप बॉन्ड्स है नहीं कि वो उसके लिए अपनी जान को गंवाने को रेडी हो जाएंगे। अब डी किंग लू फेंग से पूछता है कि जो तुमने गॉड एम्प्रेस को बंदी बना के रखा है, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है उसको कंप्लीटली मारने का? मतलब कि आप ये समझो कि किसी गॉड एम्प्रेस को ट्रैप कर देना और उसको मारना बहुत ही अंतर होता है। इसलिए डी किंग अपने लू फेंग से इसके बारे में पूछता है। तो लू फेंग डी किंग से कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है कि बस थोड़े से समय में ही ये सब होने वाला है। जिसको सुनकर डी किंग भी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ये कितना ही रिफ्रेशिंग है, वो हमें मारना चाहे हम तो वो मार सकते हैं, लेकिन हम नहीं मार सकते, हमें भी उन सबको मार डालना चाहिए। मतलब डी किंग भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि अगर हमने एक गॉड एम्प्रेस को मार डाला तो उससे जो हमें खजाना लूट मिलने वाला है वो काफी बड़ा होने वाला है। हंट से भी अब लू फेंग भी इन सब के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद डी किंग अपने लू फेंग को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि देखो जितने भी पावरफुल बेंग्स होते हैं इन मेड वर्ल्ड्स के
उनके पास कोई भी क्लोन्स नहीं होती हैं। मतलब ये हुआ कि वो अपने ट्रेजर्स को मेनली अपने बॉडी के पास ही रखते हैं, तो उनके पास बहुत सारे खजाने मौजूद हो सकते। तो ये सुनकर लूफिंग भी समझ जाता कि हाँ तुमने सही कहा, ऐसा तो होना ही चाहिए। कुछ तो रेयर एक्सिलरी ट्रेजर्स होते हैं, कुछ तो इनहेरिटेंस होते हैं जो कि उनके पास होते हैं, कुछ वेपन्स, कुछ वैल्यूबल्स, कुछ कल्टीवेशन मटेरियल जो कि यूजुअली एक वॉरियर कैरी हमेशा किया करता है। अब लूफिंग भी कहता कि अगर ऐसी बातें हम तो हमें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने रीइंफोर्समेंट बुलाए, अपने मददों को बुलाया, तो हम लोग यहाँ पे फंस सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और वो अभी कुमो को पूरी तरह से जकड़ कर निकलने लगता है, जिसके साथ डेकी भी कहता कि चलो हमें चलना चाहिए, और फिर से अपने बोट पर आकर आगे बढ़ने लगते हैं। मतलब कि देखो लूफिंग और डेकी बोट पे चढ़ चुके थे और कुमो को उसी मिस्ट के अंदर कैद करके अपने बोट के अंदर चढ़ाकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बोट कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि बिलियंस ऑफ मतलब ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर जितनी बड़ी बोट्स तुम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन सब की पूरी बॉडी अटी पड़ी है। यहाँ पे अभी लूफिंग और उन सब की बॉडी छोटी मोटी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी हो चुकी होती है, जिसके साथ लूफिंग आगे बढ़ने लगता है। लूफिंग अभी भी अपने आई ऑफ द ब्लड सी को यूज करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, और उसने एक स्पेशल प्रिजन भी बना रखी थी, जिसमें कि उसने कुमो को कैद कर रखा था। धीरे धीरे वहां पर उसकी हेल्थ -1 HP -1 HP -1 HP ऐसे घटने लग रही होती है, जो कि -1 HP से काफी ज्यादा होती है, जिसके साथ लाइफ एंड डेथ चेन भी अपने इमेंस फॉर्मेशन पावर से कुमो की बॉडी को रिस्ट्रिक्ट कर चुकी होती है, और लगातार उसकी बॉडी इरोड होना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी डिके होना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर से टॉक्सिक रिलेशन सब्सटेंसेस निकलने लगते हैं, और साथ में वहां पे लूफिंग की क्लोन उस प्रिजन के अंदर अपीयर होती है, और अपने बायोनिक ऑफ डिस्ट्रक्शन से उसके कुमोस के फॉर्म को एनालाइज करने लगता है कि कैसे इसकी बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो भी रही है या फिर नहीं, क्योंकि लूफिंग को इसको कंप्लीटली जड़ से मारना था। जिसके साथ वो देखता है कि उसकी इंटायर बॉडी एक ब्लैक सर्ज के अंदर कवर हो चुकी है, और वो धीरे धीरे गलना शुरू हो गई होती है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो रही होती है। वहां पर टूट तो रही थी, लेकिन वो कुमो की बॉडी काउंटलेस वेनमनस पार्टिकल्स के अंदर डिस्पर्स हो रही थी, जिसके कारण उसकी बॉडी नियरली इंडिस्ट्रक्टिबल हो चुकी थी। मतलब कि उसको तोड़ने के बाद भी उसमें बहुत सारी कण बचे हुए थे, एटम्स कह सकते कि एटम्स बचे हुए थे। जैसे मैंने बताया कि इन सब को मारने के लिए आपको उसके हर एक कण को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना एक कण भी बचा तो फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। इसलिए लूफिंग यहाँ पे उसके हर एक कण को चुन चुन कर मारने वाला था, और यहाँ पे वो इंडिस्ट्रक्टिबल तो हो चुका था, लेकिन लूफिंग ने एक डिसीजिव स्टेप भी लिया था। लूफिंग अपने एंडलेस सी ऑफ ब्लड्स को भी सर्च करता है, उसके हर एक एवरी पार्टिकल्स मतलब हर एक पार्टिकल जो है उससे छटकर अलग हो रहा था, उसको अपने ब्लड ऑफ सी में कवर करके मारने लगता है कि वो रीजनरेट हो ही ना सके। वो धीरे धीरे करके मरने लगता है, वो उस पॉइजन के अंदर डिवॉर होने लगता है, जिसके साथ कुमो को भी यह एहसास हो जाता है कि जो उसके 4 कंपेनियंस थे वो भाग चुके हैं। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, और उसे अपनी किस्मत पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यार मेरी किस्मत इतनी बेकार कैसे हो सकती है। और यहाँ पे हमें ये चीज बताई जाती है कि यूनान सिटी के अंदर जो बंदा उसकी जो केयर करता था सिर्फ उसका मास्टर ही होता है, जो कि उसे जनरली केयर करता था, कोई भी उसका अपना नहीं था। यहाँ पे उसे सर्वाइवल की एबिलिटी सिखाया था, वो उसके मास्टर नहीं की होती। जिसके साथ कुमो लूफिंग की इस फॉर्मेशंस की भी तारीफ करने लगता है, मतलब बंदा मर रहा है और वो इस फॉर्मेशंस की तारीफ किए जा रहा है, क्योंकि वो फॉर्मेशंस उसको जरा सा भी हिलने नहीं दे थी, बल्कि उसके पावर्स को धीरे धीरे करके डिवोर कर रही, तो उसको मार रही होती है। उसके मन में पूरी तरह से डर बैठ चुका होता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि यार कोई बंदा इतना भी क्लोज कॉम्बैट में डरावना हो सकता है, वो भी क्लोज कॉम्बैट में माहिर था। ऐसे नहीं था कि कुमो कोई कमजोर सा बंदा था, ये क्लोज कॉम्बैट में माहिर था, इसलिए उसने पहले ही लूफिंग पे अटैक कर दिया होता है। लेकिन इस वक्त उसने एक बहुत बड़ी फैटल मिस्टेक कर दी थी, वो है कि उसने लूफिंग को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। उसने सोचा कि वो पहले लूफिंग पे अटैक करके उसको मारकर उसके साइड वेज को अपने नाम कर लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका पड़ला ऐसे भारी से बंदे से हो जाएगा। और लूफिंग की फिजिकल स्ट्रेंथ से इतना ज्यादा डर चुका था, लूफिंग की फिजिकल स्ट्रेंथ ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है।
जिसके साथ वो अपने बंदे जो कुमो होता है वो कहता है कि देखो, अपने मन में मतलब ये बताता है जो हमें राइटर्स ने बताया है कि देखो, जो कुमो की मिस्टीरियस पॉइजन बॉडी होती है उसके कारण उसकी जो क्लोज कॉम्बैट होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जैसे आपने बैटल टू द हेवंस के अंदर अपनी पॉइजन गर्ल को देखी होगी, तो उसे वैसे ही इस बंदे के पास भी एक मिस्टीरियस पॉइजन बॉडी होती है, जिसके कारण इसकी क्लोज कॉम्बैट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि ये क्लोज कॉम्बैट में अपने पॉइजन को रिलीज किया करता था, जिससे कि इसका एनिमी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता था और इसको मारने में इसको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी, क्योंकि उस पॉइजन से उसकी बॉडी करोड होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसकी मिस्टीरियस पॉइजन बॉडी लू फेंग ने बड़ी आराम से वेट स्टैंड कर ली होती। लू फेंग पे उसका पॉइजन का कोई असर हुआ ही नहीं होता है, जिसके साथ कुमो की बॉडी फिर से धीरे धीरे करके गलना शुरू हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। सिर्फ उसका जो कह सकते हो कि ओरिजिनल शेप में सिर्फ उसका सर बचा हुआ था और बाकी सब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय और रिफाइंड हो चुका था, सब चीज खत्म हो चुकी थी, सिर्फ सर बचा हुआ था। लेकिन सर को भी लू फेंग को मारना ही था, जिसके साथ कीमो लू फेंग की तरफ देखने लगता है, उसकी वॉइस में काफी ज्यादा घबराहट और कहता है कि लू फेंग। जिसके साथ यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि ज़्यादा दूर नहीं बल्कि वहाँ पे शिप पे बैठा हुआ अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन से कुमो के डिटोराइड स्टेज को देख रहा था कि कैसे वो तबाह हो रहा है। जहाँ पे वो लू फेंग से कहा था कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए जिससे कि तुम मुझे जाने दे सकते हो, और कुमो ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो कैसे भी करके सर्वाइव करना चाहता था, किसको मौत से डर नहीं लगती। इसको देख कर लू फेंग उससे कहता है कि आखिरकार तुम कितना ज़्यादा जिंदा रहना चाहते हो जो तुम ऐसा कह रहे हो। तो कुमो जल्दी से कहता कि मैं जिंदा रहना चाहता हूं, जिसको देखकर लू फेंग पूरी तरह से काल्म होता है और उससे कहता कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते थे तो आखिरकार तुमने ऐसा किया ही क्यों। मैंने तुम्हें कई सारे सम ऑफ ह्यूमन क्रिस्टल्स भी दिए और यहाँ पे तुमने मुझ पे अटैक करने की कोशिश की, आखिरकार ऐसा तुमने क्यों कहा। जिसके बाद वो थोड़ा सा रुकता है और फिर से कहता है कि तुमने ऑलरेडी अपने चॉइस को बना लिया था, तुम्हें अपने कॉन्सिक्वेंस को एक्सेप्ट करना होगा, यही तुम्हारी किस्मत में था, और जबकि तुम मेरे हाथों में आ चुके हो तो तुम्हारे पास कोई भी सेकंड चांस नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर कुमो भी वहां पे पूरी तरह से चुप हो जाता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल झलकने लगती है। मतलब वो होता है ना कि आप मौत के करीब आ चुके हो और आपको पता है कि आप मरने वाले हो, तो आप स्माइल करने लगते हैं क्योंकि आप इस सच को जान चुके हो कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं वैसे भी खत्म होने वाला हूँ। और वो मन में कहता है कि मैंने कई सारे लोगों को अपने रास्ते में मारा है, ऐसा लगता है कि ये आ गया है वो वक्त जिस वक्त मैं मरने वाला हूँ। इसके साथ इन फाइनल वर्ड्स के साथ कुमो अपने धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता, उसने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था कि आज वो मरने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था, भले ही इसने लाखों तो नहीं हजारों बंदों को मारा होगा, लेकिन अपनी मौत के वक्त ये भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुका था और ये उसका फाइनल मोमेंट आ चुका था। कुमो की जो यादें होती हैं उसकी पुरानी लम्हों में आने लगती है, जहाँ पे हमें कुमो के बारे में बताया जाता है कि कुमो एक ऐसा बंदा जो कि कई सारे एक वर्ल्ड में बॉर्न हुआ था जहाँ पे चारों तरफ टॉक्सिक ही भरी हुई थी, जहाँ पे हर एक तरफ पॉइजन सी भरी हुई थी, जहाँ पे जैसे जैसे वो कल्टिवेट करता वैसे वैसे अपने वो मौत के नजदीक आता गया था। मतलब इटर्नल ट्रू गॉड्स से वो वाइट ट्रू गॉड्स में मान लो ब्रेक थ्रू किया तो वो और भी अपने मौत के नजदीक आ चुका था, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी पॉइजन थी जिसको कोई वो मिटा नहीं पा रहा था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा सदमे में रहता, हमेशा ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता था ताकि वो अपने नेक्स्ट रोल में जाके सरवाइव कर दे। उसने अपनी इस जर्नी को 300 वर्ल्ड्स में भी ज़्यादा कंटिन्यू की, मतलब इस मौत के चक्कर में उसने 300 वर्ल्ड्स तक को घूम लिया, जहाँ पे उसने अपनी आंखों के सामने 19 वर्ल्ड्स को खुद तबाह होते हुए देखा। उसने तो उन 19 में से 3 वर्ल्ड्स को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर रखा था। मतलब ये बंदा इतना ज़्यादा एविल था। देखो ये बंदा एविल जगह से ही जन्म लिया था, जहाँ पे इसकी किस्मत ये लिखी थी कि ये पॉइजन के हाथों मारा जाएगा, लेकिन ये अपने उस मौत को मिटाने के लिए ब्रेक थ्रू करता गया ताकि वो सर्वाइव कर सके। इसने 300 से जहां दुनियाएं देख रखी थी, जहां पे 19 तो तबाह हो गई थी क्योंकि उनकी एज खत्म हो चुकी थी, और वहां पे उसने उन 19 में से 3 तो खुद में ही डिस्ट्रॉय की थी। मतलब इस बंदे की पावर्स कम लेवल नहीं थी और ये बंदा काफी पुराना है, मतलब ये 1-2 बिलियन नहीं बल्कि बहुत बहुत ज्यादा पुराना बंदा है, क्योंकि इसने 300 से ज्यादा वर्ल्ड्स देख रखे। वहीं पे लूफ में अभी नया नवेला बंदा आया हुआ है।
जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि उन तीन टाइम्स में वो बेयरली वहां पे आगे बढ़ता है। हर टाइम ये बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पाया होता है। ये फाइनल वक्त था जब उसने ग्रेट डाउट डेड ट्रिबुलेशंस को फोर्सफुली फुल अप किया था और फाइनली ये ब्रेक थ्रू करके गॉड एम्परर स्टेज में एंटर किया था, जिसके साथ इसने ग्रेट डाउट की ब्रांच को भी मास्टर किया था। फाइनली गॉड एम्प्रेस में एंटर करने के बाद इसकी जो मौत थी पॉइजन की वजह से वो खत्म हुई। मतलब कि यार ये गॉड किंग बनने तक अपने सफर करता है, ये अपने उसी पॉइजन से मरने की कगार पे था, लेकिन गॉड एम्प्रेस बनने के बाद ही ये अपने उस पॉइजन से आजाद हुआ था। इसकी कहानी काफी ज्यादा दर्दनाक है क्योंकि यार ये विलन जैसा बॉर्न हुआ था, हर कोई इसे अपना नेचर ही मारना चाहता था, तो ये बंदा भी सबको मारे क्यों ना। आखिरकार इसकी भी क्या गलती थी जो कि तुमने इसे ऐसा बनाया। इस दुनिया को ये तबाह करने का इसके पास हर एक मौजूदा कारण थी और इसने किया भी, इसने दुनियाएं तबाह भी की होती है। जिसके साथ उसने अपनी पावर्स को और भी बढ़ाया, उसने उस पॉइजन को मास्टर किया जो पॉइजन इसे मारने वाली थी। मतलब कि ये उसी पॉइजन को यूज करके बाकी सारे बंदों को भी मारना स्टार्ट कर दिया था जो पॉइजन इसे खुद मारने वाली थी। और साथ में ये यूनियन सिटी में भी ज्वाइन हुआ था जहां पे इसे गिवफेंग इनहेरिटेंस भी मिली होती है, जहां पर इसने घोस्ट पॉइजन बॉडी को भी कल्टीवेट किया था और कुमो के लिए मारना और प्लंडर करना उसका एक सेकेंड नेचर बन चुका था। जैसे कोई बंदा नेचुरली ब्रीथ किया करता था, ये बंदा नेचुरली सबको मारा किया करता था। इसके खून में, इसके रगों में ही मारना हो चुका होता है और इसके पास मर्सी नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। ये पूरे के पूरे दुनिया को मार देगा लेकिन इसको जरा सा भी फ्लिंच नहीं करेगा, ये जरा सा भी पलक नहीं झपकाएगा, जरा सा भी इसको अफसोस नहीं हुआ कि इसने मारा है इन सबको। जिसके साथ वो फिर से क्या था कि मैं एक गॉड एम्परर बना ताकि मैं ग्रेट डाउट डेड ट्रिबुलेशन से बच सकूं, लेकिन इन सारे लंबे अरसे में मैंने यहाँ पे इतने बंदों को मार दिया कि मुझे खुद याद नहीं। मैं पूरी तरह से प्लंडरिंग, किलिंग इन सब का आदी हो चुका था और वो अपने इन्हीं यादों को याद करने लगता है। मतलब मौत के बाद इसे अपनी सारी गलतियां नजर आ रही थी और जब ये मौत के नजदीक था तो उसे समझ में आता है कि आखिरकार वो मौत होती क्या है जो कि उन्होंने इतने सारी दुनियाओं में दे रखा है। वो अपने उन्हीं वीकेस्ट डे को याद करता है कि कैसे उसने अपनी मौत को हटाया और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से मरने वाला है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है, वो भी अभी मरने वाला है। और ये पहली दफा थी जब कुमो खुद को क्लियरली देख पाता है और अपने मुलायम से होठों से वो एक सांस निकालता है और फाइनली वो एक्सेप्ट करता है और इसी एक्सेप्टेंस के साथ कुमो की बॉडी फाइनली कंप्लीटली रिफाइन हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, उसकी हर एक स्मॉल फ्रेगमेंट्स वो भी डिसपेट हो जाती है। मतलब कि बंदा भी आस छोड़ चुका था और उसने फाइनली छोड़ दिया था, वरना वो थोड़ा सा और स्ट्रगल करता तो वो शायद थोड़े समय तक और जिंदा रह सकता था, लेकिन उसने भी फाइनली होप खो दी थी कि यहाँ पर मैं क्या ही कर सकता हूं। जिसके साथ यहाँ पर उसने अपने उन सारे कंपेनियन से भी रीच आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी जा चुके होते, वो निकल चुके होते हैं और इतनी दूर निकल चुके होते कि वो उससे बात भी नहीं कर सकता। ये दुनिया बहुत ही बड़ी है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता है जिससे कि आप इतनी दूर तक बात कर सकते हो और इतना दूर बात कर पाना भी थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाता और अपने मरने के वक्त में इसके अंदर सिर्फ एक ही बंदे का ख्याल आता है जो कि उसका मास्टर होता है। उसकी मास्टर की टैलेंट उसको सरपास कर चुकी थी और उसने हर एक मोड़ पे अपने मास्टर का साथ लिया था, इसके मास्टर ने भी इसको मदद की थी। हर एक ब्रेक थ्रू जो कि इसने अचीव की थी वो उसके मास्टर के ही कारण हुई थी और अपने मास्टर को बहुत ही प्यारा था और वो मरने से पहले अपने मास्टर को याद करते हुए कहता, मास्टर मेरे लिए बदला मत लेना, मैं यहाँ पे किसी दूसरे कल्टीवेटर के हाथों से नहीं मरा बल्कि मैं अपने ग्रेट डाउट डेड ट्रिबुलेशंस के हाथों से ही मरा था। मतलब वो अपने मरने के कारण अपना खुद पॉइजन बॉडी बताता है और बंदा अपने अंतिम क्षणों में कहता है कि मैं कितना ही बुरा था। वो खत्म, उसकी फाइनल रेफरेंस कंप्लीटली रिफाइन हो जाती है और कुमो की हर एक ट्रेस खत्म हो जाती है और कुछ भी नहीं बचता। और जैसे ही वो मरता है उसके जितने भी ट्रेजर्स बिलोंगिंग होते हैं वो फाइनली रिवील होते हैं। लूफिंग इस पूरे प्रोसेस को देख रहा होता है अपनी नजरों से कि कैसे कैसे ये बंदा मरा था और लूफिंग को भी कोई बुरा
बुरा महसूस नहीं होता, क्योंकि लूफिंग को ये अच्छे से पता है कि इसने भी कई सारे बंदों को मार रखा है और लूफिंग ऐसे बंदों के लिए कभी भी दया दिखाता ही नहीं है। यहाँ पे वो भी इसको एक्नॉलेज करता है, क्योंकि यहाँ पे लूफिंग को भी अच्छे से पता था कि किसी एक कल्टिवेटर जो कि मिड स्टेज गॉड एम्पर्स तक पहुंचा है, उसने जरूर एक लेजेंडरी पाथ तक अपने कदम बढ़ाए होंगे। उसने भी स्ट्रगल्स किए होंगे, ट्रायल्स को पास किए होंगे, काउंटलेस हार्डशिप किए होंगे, तभी वो इस लेवल तक आ पहुंचा है। वरना एक बंदा जो कि मॉर्टल था वो इस लेवल तक ऐसे ही थोड़ी ना आ जाता है। उसे ये भी अच्छे से पता था कि सीनियर युवान और अदर प्रैक्टिशनर्स जो कि बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं, वो हम जैसे प्रैक्टिशनर्स को कल्टीवेट करवाने में कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए तो यूनान सिटी के अंदर लूफिंग हमेशा से लो की रहना चाहता था, क्योंकि उसे कोई भी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए होती है। लेकिन लूफिंग को कोई मारने की कोशिश करे तो लूफिंग कैसे चुप हो सकता था। लूफिंग उससे जरा सा भी मर्सी नहीं दिखाएगा, जिसके साथ लूफिंग सॉफ्टली कहता कि तुम पहले बंदे हो जो कि मैंने मारा है, मतलब तुम गॉड एम्पर पहले हो जिसको मैंने मारा है। इसके साथ वो वहां पे हाथों को वेव करता है, कुमो के जितने भी स्पॉल्स होते हैं वो उन सबको ले लेता है। उन सब के अंदर हमें ट्रेजर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से पहला इल्यूजन रेलम रैब्रिनिट होता है, जो कि स्टोरेज आर्टिफैक्ट होता है, जिसके अंदर कुमो के पोजीशंस होते हैं, जिसमें कि अंदर एविल पॉइजन ट्रेजर होता है, जो कि असल में कुमो की एक प्राइस टॉक्सिक वेपन्स होती है। पॉइजन बॉडी थी तो वो पॉइजन वेपन्स को यूज करेगा ना, जिसके साथ उसके पास बहुत सारी ह्यूमन लाइफ मटेरियल्स थे और साथ में पॉइजन कल्टीवेशंस के प्राइमरी एलांग मटेरियल्स थे, जो कि उसके पास उन्हीं प्लंडरिंग से आए हुए होते हैं। अब इल्यूजन रेलम लैब्रिनिट के अंदर 3 पार्टिकल वैल्यूम आइटम्स स्टोर होते हैं। लूफिंग उन सबको एक एक करके देखने लगता है। लूफिंग सोचता कि इसके हाथों कई सारे कल्टीवेटर्स मारे गए होते हैं, क्योंकि जो कुमो के पास मटेरियल्स थे वो टॉप टायर्स के थे, जो कि लूफिंग ने पास्ट में भी देखे थे। मतलब लूफिंग के भी ट्रेजर्स से काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स उसमें मौजूद थे। उसके अंदर मेडिसिन थे, पॉइजन्स थे, हर एक चीज थी। मतलब जनरली उसमें जितनी भी चीजें थी वो उस कुमो के लिए ही थी, जो कि पॉइजन से रिलेटेड थी। और वहां पर वो लूफिंग उन सबको देखते हुए कहता है कि जो मटेरियल्स और ट्रेजर्स यहाँ पे मौजूद है वो कि लगभग 80 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल होने वाले हैं। लूफिंग की तो लॉटरी लग गई। मतलब लूफिंग मान लो कि 20 बार हंट के लिए जाएगा तो वहां पे उतना नहीं कमा पाएगा जितना कि लूफिंग अभी एक लौते हंट में ही कमा लिया होता है। अब लूफिंग को ये अच्छे से पता था कि लूफिंग ने बहुत सारा पैसा कमा लिया है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंस गेन होने वाला है। लूफिंग ये भी जानता था कि यार बहुत मैंने कमा लिया है, क्योंकि लूफिंग की बॉडी के पास देखा जाए तो लूफिंग मारा भी जाता तो लूफिंग के पास घंटा कुछ नहीं होता। लूफिंग कुछ अपने ग्लोव्स को खोता, कुछ ऐसा पार्टिकुलर चीज नहीं था कि लूफिंग को एक ग्रेट लॉस हो जाएगा। लूफिंग 80 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है, जिसके साथ वो अपनी जर्नी में वापस लौटता है, जहाँ पे कोई चोर डकैत नहीं होता। सीधे के सीधे वो यूनियन सिटी में लूफिंग और डेकिंग पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो पहुंचते हैं डेकिंग लूफिंग से देखकर कहता कि ब्रदर लूफिंग, तुम्हारी जो कुमो को मारने की जो न्यूज है वो बहुत ही जल्द फैल जाने वाली है। मतलब लूफिंग को वार्न करता है कि देखो तुमने जो काबिलियत दिखाई है वो सबको पता चलने वाला है। तुम यहाँ पे लोकी रहना चाहते थे और यहाँ पे सबको पता था कि तुम सिर्फ एक अर्ली स्टेज गॉड एम्पर के बंदे हो, लेकिन अब तुमने यहाँ पे 5 बंदों से लड़ाई की और साथ में कुमो को मार भी डाला, तो तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ रिवील हो चुकी है। वो कहता कि इस बैटल से तुम अकेले यूनियन सिटी के टॉप 2000 बंदों में आने वाले हो, और जबकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, तुमने रिकॉग्निशन भी पा ली है, तो तुम्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम कॉन्फ्लिक्ट करना भी नहीं चाहोगे, लेकिन फिर भी ट्रबल तुम्हें खुद ढूंढती हूँ आएगी। लूफिंग भी इस एग्रीमेंट पे हामी भरता है कि तुमने सही कहा। इसके साथ डेकिंग उससे थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है कि देखो इंटेलिजेंस के मुताबिक यहाँ पर कुमो का सिर्फ एक ही बंदा था जो कि उसकी केयर करता था, वो भी उसका मास्टर था जिसका नाम यू योंग होता है। और वो कहता है कि उसका मास्टर यू योंग उससे डील करना और भी डिफिकल्ट हुआ। तो ये सुनकर लूफिंग कुछ नहीं करता, बस ऐसे करता है, जिसके साथ वो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पर 9 रिवर होली रिलम के अंदर तो मेरे पास एक क्लोन मौजूद है, तो डरने की क्या बात है। अगर यू योंग मूव करता है, किसी चाल को चलता है, तो वो सिर्फ मेरे एक क्लोन को ही मारेगा। और लूफिंग बहुत ही सेफ था, क्योंकि लूफिंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लूफिंग इन ट्रेजर्स को खरीदेगा, बेचेगा, फिर से नए ट्रेजर्स कल्टीवेशन के लिए लाएगा और अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट पहुंचाएगा। वहां पे ये बंदा आ नहीं पाएगा, फिर से अपनी पावर्स को बढ़ाएगा और यूमो को भी वो घंटा उसी तरह से बजा डालेगा और मार डालेगा और उसके भी ट्वेस्ट को लूट लेगा। मतलब देख लो यहाँ पे जर्नी ऐसे ही चलने वाली। लूफिंग का शुरुआत हो चुका है एनिमीज बनाने से,
जो कि ऐसे ही चलने वाली, जिसके साथ फाइनली वो उसी यूनियन पैलेस की तरफ निकल पड़ते ताकि अपने स्पॉट्स को बेचकर अंधाधुंध पैसे को खर्च कर सके। यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होने वाला, क्योंकि यहीं से तो चैप्टर की शुरुआत होने वाली, यहीं पे तो मजा आने वाला है जहाँ पे लू फेंग फिर से अपनी पावर्स को दिखाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।